नमस्ते बच्चों। जैसा कि हम लोग शब्दरूप और धातुरूप की चर्चा कर रहे थे, तो इस शब्दरूप धातुरूप में जो आपने पहले जो वीडियो देखा था उसमें मैंने काफ़ी विस्तृत रूप से मैंने चर्चा की है, जिस वीडियो का आपने देखा भी है। उसी से कुछ पार्ट बचा हुआ रह गया था जिसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ। तो हमारी जो मुख्य विशेष जो बातें थी वो ये थी कि किस तरह से शब्द रूप को और धातु रूप को दोनों को मिला करके एक हम वाक्य का निर्माण करते हैं। इस वाक्य के निर्माण में किस तरह से धातु रूप अपनी भूमिका निभाती है और शब्द रूप अपनी भूमिका निभाता है। तो यहाँ इसी क्रम में हम लोग देख रहे थे, जो कि बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है ना। ये चल रहा था किस तरह से यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो उसी प्रकार से क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। कहने का तात्पर्य ये था कि जिस पुरुष जिस वचन में कर्ता हो उसी पुरुष के उसी वचन में हमें क्रिया को रखनी चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ये वर्तमान काल की क्रिया का ये रूप था। इसी तरह से जो क्रिया का जो दूसरा रूप है दूसरे काल का, वो लंग लकार का हम देख सकते हैं, फिर लिट लकार का भी देख सकते हैं, या विधि लिंग है या लोट लकार है। मुख्यतः यही 5 हम लोगों को भी पढ़ना है क्लास 10 तक में। ठीक है, तो अब हम इसे हटाते हैं और हटाने के बाद फिर इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्रिया के रूप को हम हटाते हैं। तो आज उसी क्रम में फिर हम लोग, जैसे पठ धातु का था, इसी का हम लोग लंग लकार देख सकते हैं। पठ धातु का लंग लकार, तो लंग लकार में भूतकाल, लंग लकार का अर्थ जो है वो भूतकाल के अर्थ में हम लोग संस्कृत में जो लंग लकार है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अब यहाँ जो ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये है कि यदि हम किसी भी घटना को, किसी भी वाक्य को यदि हम चाहते हैं कि उसे भूतकाल के समय में ले जा करके भूतकालिक वाक्य बनाएं, मतलब जो घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं उसे बताने के लिए हमें यदि आवश्यकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कर्ता के साथ क्रिया को लंग लकार में लेकर चले जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी घटना का बोध जो है क्रिया के काल के द्वारा ही हो पाता है। जब तक हम क्रिया को उसके काल में नहीं ले जाते हैं, जैसे भूतकाल की घटना है तो क्रिया को भूतकालिक में बताना होता है। यदि वर्तमान काल की क्रिया है तो वर्तमान काल में जो घटना घटी है उस रूप में उसको, क्रिया को उस रूप में ले जाना होता है। या यदि भविष्यत काल की घटनाओं को हमें बतानी है तो क्रिया के हमें भविष्यत काल के रूप में ले जाना होता है। तो यहाँ भी वही बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ यदि हम लंग लकार का रूप यदि आपको एक बार मैं दिखा दूँ ना, पठ का लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठः, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये जो है लंग लकार का रूप है। इसी प्रकार से यहाँ वही है, प्रथम पुरुष एक वचन, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन। ये वचन देखें तो एक वचन हो गया, ये द्विवचन है ना, और ये बहुवचन हो गया। ठीक है, तो ये जो रूप हम लोग देख रहे हैं पठ धातु का, ये तो एक सिर्फ उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया उत्तम पुरुष। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से, जैसे अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में वह पढ़ता था, ये हमें अर्थ निकालना है संस्कृत वाक्य के द्वारा। हिंदी में जो हम लोग अर्थ करते हैं, यदि हिंदी में अर्थों को देखें तो वह पढ़ता था, या वे दोनों, तो वे दोनों पढ़ते थे, या वे सभी पढ़ते थे। तो हम क्या करेंगे, बस कर्ता तो वही रहेगा,
यदि ये तो सर्वनाम के रूप में है। इसी प्रकार यदि कहेंगे कि राम पढ़ता था तो रामः रामौ रामः, इसको शब्द रूप की तरह इसको हम लोग चला देंगे, जो कर्ता कारक का रूप है प्रथम व्यक्ति का, और उसी के अनुसार यहाँ क्रिया को हम लोग बैठा देंगे। लेकिन यहाँ जो है यहाँ जो है अपठत होगा, ठीक है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि कर्ता श है प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन की होगी, ठीक है। क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। तो प्रथम पुरुष मतलब वह पढ़ता था तो सह अपठत, अगर वे दोनों पढ़ते थे तो तौ अपठताम, यदि वे सभी पढ़ते थे तो ते अपठन। उस प्रकार से तुम मध्यम पुरुष एक वचन में तुम पढ़ते थे, त्वम अपठः, तुम दोनों पढ़ते थे अपठतम, और तुम लोग पढ़ते थे तो यूयम अपठतो। यहाँ पर मैं एक बड़ी ही छोटी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ देखिएगा हम जो उच्चारण करते हैं, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जो है वो रूप क्या है, अपठत है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, अपठत, चूंकि यहाँ पर तो में हलंत लगा हुआ है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में और मध्यम पुरुष के बहुवचन में आप यदि रूप को देखें तो बहुत ही समानता है। थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर क्या है, सिर्फ हलंत का अंतर है ना। यहाँ पर हलंत नहीं है और यहाँ पर सिर्फ हलंत है। बच्चे इस चीज को उतनी गहराई से नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाता है। यदि आप रूपों को याद करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उच्चारण जो है वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए जब किसी भी संस्कृत के शब्द रूपों को या धातु रूपों को आप याद करते हैं। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है कि आप रूप बताइए कि पठ धातु का लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ भी आप पढ़ते हैं अपठत, है ना। और मध्यम पुरुष के, अब सोचिए पठ धातु के लंग लकार में यदि आपसे मध्यम पुरुष बहुवचन में पूछा जाता है तो आप क्या बोलते हैं, अपठत बोलते हैं। और यदि यही फिर आपसे पूछा जाता है कि पठ धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है, तो इसको भी आप अपठत ही बोलते हैं। तो अपठत यहाँ भी और अपठत यहाँ तो फिर कोई रूप में समानता नहीं। यदि आप याद भी करते हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा कि भाई, और उसी कन्फ्यूजन में क्या होता है कि कई बार हम लोग यहाँ भी हलंत लगा देते हैं। वहाँ पर चूंकि उच्चारण हम वैसा ही करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में यहाँ भी हलंत लगा देते हैं, जबकि मध्यम पुरुष के बहुवचन में हलंत लंग लकार में नहीं होता है। तो चूंकि ये भी उसी सूत्र के उसी प्रत्यय के रूपों के अंतर्गत ये भी निर्मित है, ठीक है ना। अत अताम अन इस तरह से चलता है, अह अतम अत अम आओ आमो, इस तरह से इसका रूप जो है लंग लकार का जो प्रत्यय चलता है वो इस तरह से चलता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे आसान है कि इसके उच्चारण पर जरूर ध्यान दें। इसको हम अपठत पढ़ें, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठतो। यहाँ पर तो में अ स्वर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इस तो का हम पूरा अ के साथ पूरा उच्चारण करेंगे, पूर्ण उच्चारण करेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, अपठतो, अपठतो, इस तरह से। तो जब भी आपके दिमाग में ये बातें आएंगी कि भाई यहाँ पर हम अपठतो पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो पूरा है। और जब हम इसको पढ़ेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, जब हम इसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अपठत। तो जैसे अपठत पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो में अ का उच्चारण हम नहीं करते हैं, तो खुद ही आपके दिमाग में आएगा वो मतलब हमने अपठत पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर तो मतलब आधा है, तो में हलंत होना चाहिए। तो इस प्रकार की गलतियाँ जो है सामान्यतः हम लोगों से भी हो जाती हैं, जिनको ध्यान थोड़ा सा भी नहीं जाता है तो वो मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा अगर यदि उच्चारण को थोड़ा सा ठीक कर लें याद करते समय रूपों को, तो हम इन गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब जिस प्रकार से कि सह तो अपठत, वह पढ़ता था। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में, वही है प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत हो गया। मध्यम पुरुष यदि करता त्वम है तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में अपठ, मतलब त्वम के साथ अपठ हो जाएगा,
है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वाक्यों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यदि आप देखें तो यहाँ इन सभी वाक्यों को जोड़ के हम लोग लिख सकते हैं कि एक वाक्य छोटा छोटा बना सकते हैं। जैसे सह, सह के साथ अपठत, सह अपठत। दूसरा वाक्य बना सकते हैं मध्यम पुरुष का, देखिए त्वम, तो त्वम है मध्यम पुरुष, एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया भी अपठः है ना, अपठः। और तीसरा है फिर इस प्रकार से, जैसे अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन में, उत्तम पुरुष के एक वचन में अहम है, तो उत्तम पुरुष के एक वचन वाली क्रिया देंगे अहम, अहम अपठम, ठीक है। तो इस तरह से फिर तौ है तो अपठताम, ते है तो अपठन। तो इस तरह से सभी के रूपों को ध्यान में रख करके, अब जैसे यूयम है तो अपठतो, यूयम है तो अपठतो, पूरा का पूरा ये हम लगाएंगे, ठीक है। अब जो है इस तरह से आप देखिए वाक्य को आप बनाने लगते हैं। उस प्रकार से याद कीजिए लट लकार में जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ क्या था, सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वम पठसि, जो लट लकार में हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था। तो इस तरह से वहाँ भी हम लोग वाक्यों को बनाते हैं। तो ये तो भूतकाल में जब किसी घटना को हमें बताना है जिस भी कर्ता के साथ, तो कर्ता को दे करके क्रिया को आपको लंग लकार में ले करके जाना होगा, उसके रूपों को उस कर्ता के फॉर्मेट में आपको बैठाना होगा। जिस फॉर्मेट में कर्ता होगा उसी फॉर्मेट में हम क्रिया को बैठाएंगे और उस काल में बैठाएंगे जिस काल की घटना को आप बताना चाहते हैं। ये बड़ा ही स्पष्ट है, इसमें कोई अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग जो है एक बार लिट लकार की चर्चा कर लेते हैं, भविष्यत काल की। सेम प्रोसेस वही है, कहीं कोई इसमें नई बातें नहीं है। यहाँ भी फिर हम केवल क्रिया को हटाते हैं। अब देखिए इसी पठ का यहाँ जो लंग लकार और भूतकाल है, अब इसको हम लोग पठ धातु का लिट लकार है ना, लिट लकार का यदि देखें भविष्यत काल में, ठीक है ना, भविष्यत काल में। तो जब भविष्यत काल में जाइएगा, इसके आप यदि चाहते हैं कि आप जो वाक्य बोलना चाह रहे हैं उसको भविष्यत काल में हमें बताना है, तो उसके लिए आपको लिट लकार का रूप, क्रिया का रूप आपको चलाना पड़ेगा। जैसे कि पठ का ही उदाहरण हम अभी ले रहे हैं, पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथः, स्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। इस तरह से हम लोग लिट लकार का रूप चलाते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही बातें हैं, जैसे कहेंगे कि वह पढ़ेगा। अब हमें भविष्यत काल में बताना है, वाक्य को बनाना है, तो कहेंगे वह पढ़ेगा, तो वह का संस्कृत सह, सह मतलब वह, तो सह पठिष्यति। यदि हमको बताना है कि वे दोनों पढ़ेंगे, तो तौ पठिष्यतः, वे सभी पढ़ेंगे, तो ते पठिष्यन्ति, ठीक है। इसी तरह से तुम पढ़ोगे, तो त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम लोग या तुम सभी पढ़ोगे, तो यूयम पठिष्यथ, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, तो आवाम पठिष्यावः, और वयम हम लोग पढ़ेंगे, तो वयम पठिष्यामः। तो इस तरह से हम लोग इसके वाक्यों को हम फिर बना सकते हैं। यही ध्यान रखना है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमेशा
कर्ता और क्रिया के संबंध को आपको एकदम पूरी तरह से अपने मस्तिष्क में बैठा करके रखना है। एक पिक्चर की तरह, एक तस्वीर की तरह बैठा लीजिए कि कर्ता का ये स्थान है, उसी प्रकार से क्रिया का भी यही स्थान है। एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर लिट लकार के रूप को आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको यदि लट लकार का रूप याद है तो यहाँ पर देखिएगा लट लकार में सिर्फ क्या होता है, ती तह अंति ये लगते चला जाता है, सी थह थ, आमी आवह आमह। यहाँ क्या है, उससे पहले सिर्फ स्यति लग जाता है, स्य एक्स्ट्रा लग जाता है। लट लकार में सिर्फ तीतः लगता है, यहाँ पर स्यति स्यतः स्यंति, इससे जो है लिट लकार का रूप बन जाता है। तो इसलिए यदि आपको लट लकार का रूप याद है तो फिर आप लिट लकार के रूप को आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सभी क्रियाओं में ये बातें नहीं होती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसका रूप अलग होता है, जैसे कि दृश्य धातु का उदाहरण लेते हैं तो दृश्य धातु का पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः, इस तरह से रूप उसका चलता है लट लकार में वर्तमान काल के लिए। लेकिन वही जब लिट लकार में आप चले जाइएगा तो वहाँ पर फिर द्रक्ष्यति होता है और वहाँ पर पशिष्यति नहीं चलता है। अब यदि आप कहेंगे सर तो बताए थे कि भाई यहाँ पर स्यति स्यतः लगा दो तो वहाँ भी पश्यति होता है तो पशिष्यति लगा दें, सो नहीं, और वहाँ पर फिर द्रक्ष्यति होता है, द्रक्ष्यति द्रक्षतः द्रक्षन्ति द्रक्षसि, मतलब ये जो रूप होता है वहाँ पर जो पश्य का था वो द्रक्ष में बदल जाता है। तो बहुत ऐसी धातुएं हैं जहाँ की आपको रूप उसका अलग होता है लिट, लेकिन बहुत कम है। अधिकतर जितनी धातुएं हैं वो आपको इसी तरह से मिलेंगी और यही उसका फॉर्मेट होता है। तो ये भविष्यत काल में यदि आपको देखना है, वाक्य बनाना है तो इसी तरह से आप भी, और जैसे वह पढ़ेगा या तुम जाते हो तो तुम आप देख सकते हैं, त्वम पठिष्यसि पठिष्यसि। यहाँ पर यही ध्यान देने की बात है कि जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता हो उसी पुरुष के उसी वचन में क्रिया हो, तभी ये वाक्य शुद्ध माना जाता है और आपको पूरे के पूरे अंक मिलते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं। वास्तव में इसको बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि क्लास 10 में आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है अशुद्धि संशोधन। जब आप बोर्ड का एग्जाम देंगे, आप सिलेबस देखे होंगे, अपना देख लीजिएगा, सीबीएसई का जो क्लास 10 में सिलेबस है वहाँ भी आपको ये काम कर देगा। जो 5 नंबर का अशुद्धि संशोधन वहाँ क्या करेगा, आपको इसी तरह से त्वम दे देगा, कर्ता त्वम रहेगा और यहाँ पर ती कर देगा, पठिष्यति त्वम पठिष्यति। अब कहेगा कि इसको आपको शुद्ध करना है, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। तो अंडरलाइन किया हुआ रहेगा तो उस स्थिति में यदि आपको ये पता नहीं है कि किस कर्ता के साथ कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन सा लकार के रूप लगते हैं, तो उस स्थिति में जो है आपका फिर वो गलत हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों को, ये बेसिक चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ है और किसी भी एग्जामिनेशन में बेसिक चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है ये जानकारी लेने के लिए कि बच्चे इन सभी चीज़ों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। चूँकि हम लोग का अपना भी, चूँकि 20-25 साल का अपना एक अनुभव है, हमेशा हम लोग बोर्ड की कॉपी में रहते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं बच्चों के द्वारा जो गलतियाँ होती हैं, ये सभी क्वेश्चन बराबर अशुद्धि संशोधन में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को ही बच्चे ठीक नहीं कर पाते हैं। तो बड़ा कई बार दुख भी होता है कि ये सब छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी बच्चे वहाँ नहीं कर पाते हैं, गलत बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर त्वम तो पठिष्यति नहीं होकर के यहाँ पर सी हो जाएगा, तब ये सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं भी आपको गलतियाँ हो सकती हैं, उससे हमें उन गलतियों से अपने आप को बचाना है, ठीक है। तो अशुद्धि संशोधन में आपको वो काम देगा। अभी हम इसको जब इस टॉपिक को उठाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन बनवाएंगे और देंगे भी, ताकि आप सही रूप से उसको आप तैयार कर पाएँ, अशुद्धि संशोधन का जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार से लोट लकार का भी है और विधिलिंग लकार का भी है। तो वास्तव में लोट लकार का जो हम लोग प्रयोग करते हैं धातु रूप में, वो लोट लकार का आज्ञा अर्थ में करते हैं, ठीक है ना। तो आज्ञा अर्थ में करते हैं, जब भी कहेंगे तुम पढ़ो तो तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, है ना। तो जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इसका सूत्र ही है
इन सभी अर्थों में जो है विधि किसी भी नियम को बनाने में, किसी को निमंत्रण देने में, किसी से प्रार्थना आप यदि आप करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को आदेश देते हैं, तो इन सभी अर्थों में जो है विधिलिंग और लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, संभावना के अर्थ में भी। ठीक है ना। लोट लकार और विधिलिंग जो दो लकार हमको और पढ़ना है हमें उन लकारों का, तो ये हम इसको यहीं अब रोकते हैं, इसके क्या कहते हैं लिट लकार को। अब लिट लकार के आगे हम चलते हैं लोट लकार और विधिलिंग में। ठीक है। अब इसी प्रकार से हो गया। अब ये चलिए लोट लकार, ये तो लिट लकार था, है ना, ये तो लिट लकार था। अब जो है आपको लोट लकार के रूपों को बताया। पठ का लोट, पठ का लोट। लोट मतलब आज्ञा अर्थ में, अनुज्ञा अर्थ में, है ना। अनुज्ञा मतलब आज्ञा के अर्थ में होता है लोट लकार। यहाँ पर ये हो गया आपको एक वचन द्विवचन में, जैसे कि पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत। ठीक है। पठानी, पठानी, पठाव, पठामो। ठीक है। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठामो। हमें लगता है कि अब ये भी क्लियर होगा। जैसे कहेंगे कि वह पढ़े, आपको इस अर्थ में वाक्य बनाना है। वह पढ़े, वे दोनों पढ़े या वे सभी पढ़ें। तो उस स्थिति में या तुम पढ़ो, तुम पढ़, यहाँ भी वही ध्यान रखना है। कर्ता आप अभी तक ध्यान दे रहे होंगे कि कर्ता वही है, सिर्फ क्रियाएं बदल रही हैं। अलग अलग अर्थों में क्रियाओं को हम बदल रहे हैं और उस प्रकार का अर्थ वाक्य में निकलता है। तो यहाँ यदि आज्ञा अर्थ में आप या रिक्वेस्ट के अर्थ यदि आप बनाना चाहते हैं तो उस स्थिति में आपको ये लोट लकार का और विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो सह के साथ फिर हो जाएगा सह पठतु, सह पठतु, वह पढ़े, है ना। इस प्रकार से त्वम, आप दूसरा देख सकते हैं, त्वम, त्वम पठ, है ना। तीसरा है अहम, अहम अपठम, सॉरी अहम पठानी, अहम पठानी। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग वाक्यों का निर्माण आप कर सकते हैं, वाक्यों की रचना आप कर सकते हैं और इसी तरह से अर्थ निकलते चले जाएगा। तो हमें लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बहुत बच्चे पठत उच्चारण करते हैं, तो यहाँ भी अपने आप को उच्चारण करते समय थोड़ी सावधानी रखनी है। पठत पढ़ेंगे, नहीं तो यहाँ पर हलंत हो जाएगा। यदि आप इसको पठत पढ़ेंगे, पठत पढ़ने के साथ ही तक आप देखिए पूरा उच्चारण नहीं हो रहा है, पठत हो रहा है, तो पठत नहीं पठत, तो आपको दिमाग में आएगा वो पठत पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो पूरा होगा। तो ये एक ट्रिक है, एक टेक्निक है, तरीका है, जिससे कि अपने आप को इन गलतियों से, गलत लिखने से अपने आप को बचा सकते हैं। शब्द रूपों को या धातु रूपों को जो हम लोग कई बार गलत लिख देते हैं, उच्चारण गलत होने के चलते जो है, चूँकि संस्कृत भाषा हमारी एक ऐसी भाषा है जिस प्रकार का हम उच्चारण करते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं उसी तरह से लिखते भी हैं। जबकि इंग्लिश में आप देखेंगे कि बहुत ऐसे शब्द हैं, मैं उसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, कि बोलते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ, जो कि आप सभी को पता है। तो इसलिए संस्कृत भाषा में हमारा जो उच्चारण होता है उसी प्रकार का लेखन कार्य भी होता है। शब्दों का जो बनावट है, शब्दों की जो रचना है, वो भी जिस प्रकार से पढ़ते हैं उसी प्रकार से लिखते भी हैं। तो इसलिए उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। अब हम एक बार विधिलिंग की चर्चा कर लेते हैं, विधिलिंग लकार की भी। पठ का विधिलिंग, पठ का
पट का विधिलिंग। ये विधिलिंग लकार जो है चाहिए अर्थ में होता है। ये ध्यान दें, जो विधिलिंग लकार होता है वो हिंदी के चाहिए अर्थ में होता है। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ एक वचन लिख देते हैं, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, और इधर हो गया बहुवचन। ठीक है, अब चलिए इसको रूप के एक बार देखते हैं। पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेयुः, ठीक है ना। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेह, पठेतम, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेत, इससे हम पठेत तो पूरा उच्चारण करेंगे। चूंकि यहाँ पर हलंत नहीं है इसलिए हम लोग इसको, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसे किस रूप में उच्चारण करते हैं, पठेत करते हैं। तो सोचिए कि यदि इससे हम पठेत उच्चारण करेंगे तो फिर इसका उच्चारण क्या करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत होता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में भी इसी तरह से यदि पठेत उच्चारण करेंगे तब वो गलत होगा, अशुद्ध होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमें उच्चारण पर याद करते समय, जब भी हम रूपों को याद करें तो हमें उच्चारण पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पठेत तो पूरा उच्चारण करेंगे। चूंकि तो में हलंत नहीं लगा है अतः इस बात को बताता है कि इसमें कोई न कोई स्वर लगा हुआ है। तो पठेत, इस प्रकार से पठेयम, पठेयम महलंत, पठेयम, पठेव, पठेव, पठेम, पठेम। ये यहाँ भी देखिए पठेम बहुत बच्चे पढ़ते हैं तो पठेम, म पूरा पढ़ेंगे, यहाँ भी वो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर म आधा उच्चारण करेंगे, पठेयम, है ना, पठेयम। अब ध्यान दीजिए कि हमें अब चाहिए के अर्थ में इससे बनाना है वाक्य को। तो यहाँ मैंने लिखा है, पहले ही कल मैंने चर्चा किया था, इसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कल हम लोगों ने लोट लकार का चर्चा किया था। अब देखिए, जैसे इसका यदि उदाहरण देखें, यदि कर्ता सह है, ध्यान दीजिए यहाँ, यदि कर्ता सह है तो क्रिया क्या होगी, पठेत, प्रथम पुरुष एक वचन में। ये प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया, है ना। ये उसी तरह से ये भी, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ये मध्यम पुरुष का रूप डिवाइड हो गया और ये उत्तम पुरुष का हो गया। अब देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन में पठेत है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में सह है, तो सह पठेत मतलब उसे पढ़ना चाहिए। चूंकि ये विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, तो जब भी हमें हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना हो, ट्रांसलेशन बनाना हो कि उसे पढ़ना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो सह गच्छेत, तो गम धातु का रूप जाने के अर्थ में, यहाँ पर पढ़ने के अर्थ में है तो पठ धातु का रूप हमने दिया है। उसी प्रकार से खाने के अर्थ में खाना चाहिए तो खादेत, हंसना चाहिए हंसेत। तो इस तरह से अनेक रूपों को आप चला सकते हैं इसी फॉर्मेट में। इसका फॉर्मेट यही रहेगा, ठीक है। जो प्रश्नपदी धातु रूप है, जो कि धातु रूपों को हम लोग दो भागों में मुख्यतः डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। एक है प्रश्नपदी धातु जिसका कि रूप तीता हंती की तरह चलता है, जो कि लट लकार में हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो जैसे पठती पठता पठंती, हंसती हंसता हंसंती, खादती खादता खादंती, ये सभी जितनी सारी धातुएं हैं इन सभी का अलग अलग एक वर्ग बांटा गया है। तो ये सभी धातुएं जो है वो प्रश्नपदी के अंतर्गत आती हैं, जिसके अंत में तीता अंती सब लगा हुआ है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका के रूप प्रश्नपदी और आत्मनेपदी दोनों में चलता है, तो उसको हम लोग उभयपदी के अंतर्गत रखता है, ठीक है ना। उसे वैयाकरणों ने उभयपदी के ग्रुप में उसे सुशोभित किया है, रखा है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये फिलहाल प्रश्नपदी का रूप है, ठीक है। और इस प्रश्नपदी में जो इसका लकार चलता है वो इसी तरह से चलता है जिसको कि हम लोगों ने लट लकार में देखा और अभी विधिलिंग में देख रहे हैं,
ठीक है। आत्मनेपदी का फिर जब हम रूप पढ़ते हैं तो उसका फिर ते ते अंते चलता है। जैसे कि सेव का रूप आप लोगों ने क्लास 8 में 9 में पढ़ा होगा, सेवते सेवते सेवंते, सेवसे सेवेथे सेवद्वे। तो इस प्रकार से जो ते ते अंते प्रत्यय लग करके उस धातु के साथ जो बनता है वो आत्मनेपदी धातु रूप कहा जाता है। जैसे सेव है, लभ है ना, वृत धातु है, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, है ना, लभते लभेते लभन्ते। तो इस प्रकार से उसका रूप चलता है। क्योंकि आत्मनेपदी धातु का भी अपना एक महत्व है, उसका महत्व हम लोग इस क्लास के बाद फिर देखेंगे जब वाच्य पढ़ेंगे, तो वाच्य में उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये परस्मैपदी के अंतर्गत आने वाला चाहिए अर्थ में हम लोग विधि लिंग लकार को पढ़ते हैं। तो जब भी हमें ऐसा अनुवाद बनाना हो कि उसे पढ़ना चाहिए तो सह पठेत, उसे खाना चाहिए तो सह खादेत। इसी प्रकार से पठ का है, इसी प्रकार से दूसरी धातुओं को भी आप बैठा सकते हैं। खाद है तो खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादे खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेव, खादेम। उसी प्रकार से वद का बोलना, जो भी प्रश्नपदी धातु है, वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। ठीक है। उस प्रकार से गम धातु का भी पढ़ सकते हैं, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो जितनी प्रश्नपदी धातुएं हैं उसका रूप हम लोग इसी तरह से बैठा करके चलाएंगे। ठीक है। तो अब हम इसके दूसरे कर्ता को देखते हैं। यहाँ पर तो प्रथम पुरुष हो गया, यदि तो रहता है तो पठेताम, वे दोनों, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। ते वे सभी पठेयु, तो ते प्रथमा के बहुवचन में है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में विधि लिंग लकार में आपको ले जाना होगा। यदि आप वाक्य को चाहिए के अर्थ में बनाना चाहते हैं तब, यदि ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी वाक्य बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो किन अर्थों में बनाना चाहते हैं। यदि चाहिए के अर्थ में आप चाहते हैं तो आपको विधि लिंग लकार को इस धातु रूप को पूरा जो है इस कर्ता के फॉर्मेट में इसे भी अरेंज करना होगा। कर्ता के फॉर्मेट में कहने से मतलब है कि जिस पुरुष के जिस वचन में कर्ता होगा उसी पुरुष के उसी वचन में आपको क्रिया को रखना होगा। ठीक है। अब यदि यहाँ देखिए त्वम है, मध्यम पुरुष एक वचन, ये मध्यम पुरुष हो गया और ये एक वचन है त्वम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठेह, यहाँ हो जाएगा पठेह। ठीक है। उस प्रकार से युवाम है तो पठेतम। तो इस प्रकार से ये रूप बनते चला जाता है। ठीक है। हमें लगता है कि इसमें काफ़ी स्पष्ट हो गया है, कोई चीज़ ऐसी है नहीं, जिससे कि आप देख सकते हैं। मैं एक दो वाक्य बना देता हूँ ताकि आप उसे देख। यदि कर्ता सह है, यहाँ एक वाक्य देखिए, सह तो पठेत, सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। अब यदि रहेगा कि उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए तो यहीं पर आप कर्म को जोड़ दीजिए, तो सह पुस्तकम पठेत, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, सह पुस्तकम, सह पुस्तकम पठेत। ठीक है। उसे पुस्तक पढ़ना चाहिए, उसे गीता पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिया है और इस क्रिया का जो फल पड़ेगा वो कर्म कहलाएगा और उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान देना है कि जिसमें कर्ता है उसी में उसकी क्रिया को रखना है। संस्कृत में ये बहुत महत्वपूर्ण है व्याकरण के दृष्टिकोण से कि हमेशा वाक्य की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कर्ता और क्रिया का संबंध यदि आपका ठीक नहीं है तो किसी भी प्रकार से ये वाक्य शुद्ध नहीं माना जाता है। और स्पेशली यदि हम लोग जब देखेंगे आगे, जब अशुद्धि संशोधन क्लास 10 में हमें पढ़ना पड़ता है, 4 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उस स्थिति में यही सब गलतियां करके दे दी जाती हैं और बच्चे वहीं जो है इसको मिला नहीं पाते हैं इस फॉर्मेट को। अब यहाँ पर जैसे कि ये सपोज कीजिए कि यहाँ आपको दिया रहेगा त्वम, रूप दे देगा पठेत, तो त्वम के साथ पठेत तो हो नहीं सकता, क्योंकि पठेत है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया और कर्ता है मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम, तो दे देगा त्वम पठेत और पठेत को अंडरलाइन कर देगा। ठीक है। पठेत को अंडरलाइन कर देगा। तो इस स्थिति में जो है आपको ये गलत होगा। तो सही क्या होना चाहिए, त्वम पठेह। सही क्या होगा, यदि त्वम करता है तो त्वम पठेह, त्वम पुस्तकम पठेह, तुम्हें पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है।
अहम पठेयम, यदि कर्ता अहम है उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का पठेयम। मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप केवल कर्ता को ध्यान में रखना है और उसी के स्थान पर क्रिया को ले जा करके उस क्रिया के रूप को उसके साथ एडजस्ट करना है। मतलब जिस पुरुष जिस वचन में कर्ता, उसी के पुरुष के उसी वचन में क्रिया को। तो ये जो है आपका सही वाक्य बनता है, वाक्य का निर्माण होता है जिसमें पूर्णतः उसमें शुद्धता होती है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये जो चाहिए अर्थ में जो हम लोग अभी विधि लिंग लकार को देखे, ये सिर्फ चाहिए अर्थ में ही नहीं होता है बल्कि संभावना अर्थ में भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, विधि, निमंत्रणा, मंत्रणा, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, लिंग, ये पूरा सूत्र है। इन सभी अर्थों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। विधि, यदि किसी नियम या विधि को बनाते हैं, तब किसी को निमंत्रित करते हैं, किसी को आमंत्रण देते हैं, यदि आप किसी से प्रार्थना करते हैं, किसी को आज्ञा, तो इन सभी अर्थों में जो है हम लोग लोट लकार और विधि लिंग दोनों लकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विधि लकार में यही है। और फिर जो है हम लोग अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, उस नेक्स्ट क्लास में अब दूसरे हम लोग समास को फिर देखेंगे। इसके बाद बहुत सारा चीज़ बचा होगा आपका, व्याकरण का समास है, फिर प्रत्यय पढ़ना है, और शुद्धि संशोधन है, समयवाची जो लिखना है संस्कृत में, ये सभी चीज़, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए हमें। धन्यवाद।